हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम ईवीएस का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 से आपका ईवीएस को जो भी सिलेबस है फर्स्ट ईयर का डीएलएड फर्स्ट ईयर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, समझ लीजिए आपको कैसे आंसर्स करने हैं वो भी डिस्कस किया है मैंने उसमें। फिर भी कोई दिक्कत आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बाकी बताइए कि और किस सब्जेक्ट का बनाना चाहिए, ऐसे ही ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए टॉपिक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये हमारा ईवीएस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इससे पहले के टॉपिक्स को कवर किया है। पार्ट 2 में हम बाकी का फर्दर जो ईवीएस का टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो आपका ये शिक्षण विधियाँ, ईवीएस को एनवायरमेंटल स्टडीज़ को बढ़ाने की जो विधियाँ हैं, क्रियाकलाप विधि मतलब कि एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड वो होता है जिसमें आप एक्टिविटी के थ्रू बच्चे को कोई भी टॉपिक समझा देते हैं। अब ईवीएस में कैसे यूज़ करना है, जब भी आपसे मेथड्स पूछें कि आप इस मेथड को क्लियर कीजिए, तो वो मेथड आप कौन कौन सी एक्टिविटी के थ्रू कराएंगे या कौन कौन सा टॉपिक उससे क्लियर करवा सकते हैं वो ज़रूर मेंशन कीजिए। जैसे आप यहीं पे देख रहे हैं, ये एक्टिविटी मेथड है। तो ओके, हम कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग कर देंगे, ठीक है। ब्लैक, ठीक है, इसके अलावा कोई कलर नहीं है। चलिए, तो देखिए, घुलनशील अघुलनशील पदार्थ हर बच्चे से करवाएं, उसकी सीट पर साथ में तालिका भी बनाएं ताकि क्या तैरा क्या डूबा आदि बच्चे मतलब खुद से वो चीज़ कराएं। एक्टिविटी में मतलब बच्चा खुद से एक्टिविटी कर रहा है। ये बीज का अंकुरण वाला चैप्टर ही है। आप ये देखिए, अंकुरण वाला है, तो इसमें हम बच्चे को बोलते हैं कि आपको खुद से बीज को पानी में और मिट्टी में बोना है और फिर देखना है कि कैसे कैसे वो बड़ा हो रहा है। पहले दिन में उसकी जो है क्या डेवलपमेंट थी, सेकंड डे कैसा था, थर्ड डे कैसा था, कितने दिन में वो पूरा बड़ा हो गया पौधा, मतलब पूरा पौधा कितने दिनों में बन गया, उसमें पत्ती क्या है, तना क्या है, जड़ क्या है, वो कैसे वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, वो सारी चीज़ें वो खुद करेगा तब जानेगा, है ना। तो ये हो गया आपको कि एक्टिविटी के थ्रू करवाना है। फिर एक होती है वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि होता है जिसमें आप डिस्कशन कर रहे होते हैं। डिस्कशन मतलब किसी प्रॉब्लम का समाधान खोजने के लिए आप लोग बातें करते हैं। वैसे हम अपनी क्लास में कोई बच्चों को प्रॉब्लम बता देंगे कि चलो एक स्टोरी के माध्यम से आप दिखाएंगे कि राजस्थान में एक गांव है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का शॉर्टेज हो गया है। तो बताओ कि हम वहाँ उन लोगों को कौन कौन से सजेशन सॉल्व कर दे सकते हैं कि वो उस पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया अपने क्लास में। अब बच्चा फिर जो सजेशंस देगा वो डिस्कशन के माध्यम से देगा, ठीक है। अब इससे नया आइडिया देगा कि मैम हम मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, हम एक वहाँ तालाब खुदवा सकते हैं। वो जो भी सॉल्यूशन देगा, इसमें हम डिस्कशन करें, बातचीत के द्वारा ही हम वो टॉपिक क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पानी का शॉर्टेज हो गया, प्रदूषण हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो जो नए नए तरीके हैं वो बच्चा खुद सजेशंस देगा अपने। यहाँ देखिए, यहाँ पे है कि ओपन और ग्रुप में एक तरफ टीचर होता है और दूसरी तरफ स्टूडेंट होता है वो वाला। और एक हो सकता है ग्रुप डिस्कशन में कि हम सबकी बात जो है ग्रुप में लिखना, कि 10 बच्चों को हमने ग्रुप बना दिया। ये 10 भी बहुत ज़्यादा होगा, आप 5, 3, 6 इतने स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए जिसमें कि हर स्टूडेंट का फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सके, हर इस इंसान का एक एक सजेशन आप दे सकें। तो वैसे आप ग्रुप बनाएंगे और फिर उनको डिस्कस करने के लिए बोलेंगे। अब इसका प्रॉफिट क्या होता है इस डिस्कशन मेथड का, ये कि अपनी बात कहना सीखता है बच्चा, प्रभावी संप्रेषण कौशल कम्युनिकेशन स्किल्स की डेवलप होती है, दूसरे की बात सुनता भी है, तार्किक क्षमता का विकास होता है कि हाँ ये सॉल्यूशन हो सकता है इन सब चीज़ों का, हमें इन तरीक़ों से जो है वाटर को बचाया जा सकता है। अपना दिमाग लगाता है इसमें वो। फिर एक मत होना सीखते हैं, ये कि पूरे ग्रुप है तो ग्रुप ने एक मत हो गया एक डिसीजन पे कि हाँ इस वाले मेथड से हम जो है बचा सकते हैं वाटर को। एक दूसरे को सुनते हैं वो इसमें। और टीचर को बीच बीच में इस डिस्कशन मेथड में घूमते रहना चाहिए, हर स्टूडेंट पे जाके उसको देखना चाहिए कि स्टूडेंट को ये ना लगे कि ये जो डिस्कशन है वो ऐसे ही चल रहा है जिसमें कुछ भी बातें हम करें, नहीं, टॉपिक से रिलेटेड बातें होनी चाहिए वहाँ पे। अंत में सबकी बात सुनकर एक कंक्लूजन निकालते हैं कि हाँ चलिए ग्रुप ए ने इतने सॉल्यूशन बताए हैं, ग्रुप बी ने इतने सॉल्यूशन बताए हैं, और एंड में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सॉल्यूशन है इनको देखते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, तो ऐसे आपको कर देना है। फिर आता है समूह कार्य, ग्रुप वर्क जो होता है, प्रोजेक्ट वर्क देते हैं हम लोग। इसमें
ज़रूरी है कि सभी मिलकर काम करें। प्रोजेक्ट वर्क में भी आप ग्रुप में प्रोजेक्ट दे देते हैं कि आपको वाइल्ड एनिमल के पिक्चर्स लेके आनी है, वो कैसे क्या करते हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। हर बच्चे को एक एक एनिमल्स का आपने दे दिया और बस अब उसके बारे में बताएगा, उसकी तरह एक्टिंग करके दिखाएगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट वर्क एक फ़ाइल दे दिया आपने, वो इसको बनाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका रोल प्ले मेथड के थ्रू आपको बच्चे को एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ानी है। जैसे मैंने आपको डेंगू फैल रहा है तो एक मच्छर पे एक मैंने प्ले भी अपनी वीडियोस में दिखाया, जिसमें हमने एक गाना बनाया था, मच्छर भी हूँ मैं कातिल भी हूँ सबके घरों में शामिल भी हूँ। वीडियोस आप देखिएगा। तो उसमें क्या है, मैंने मच्छर का टॉपिक पढ़ाना था और मैंने उसको एक प्ले बना दिया था कि कैसे एक गाँव में बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं तो लोग क्या क्या सॉल्यूशंस निकालते हैं, कहानी पूरी बना दी और उसको प्ले करवा दिया बच्चों से। तो बच्चे का जो है ना इमोशंस, एक्सप्रेशन स्किल, वो सब भी डेवलप हो रही हैं और बच्चे इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं। उसको ये भी नहीं लग रहा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ हम लोग ये रोल प्ले कर रहे हैं और उसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख भी जाएगा। फिर आप क्वेश्चंस भी करिए उनसे, वो आंसर्स भी एकदम करेक्ट देते हैं जब वो अच्छे से उसको देखे हुए होते हैं तो, है ना। उसके बाद कक्षा के माहौल को के रिलैक्स, नीरस कक्षा में सरस बनाता है। जैसे रोल प्ले है वो नीरस कक्षा को सरस बनाता है। संदेश पहचानने में सहायक होता है। जो रोल प्ले करते हैं वो ज़्यादा बोलना, ठीक प्रकार से बोलना सीख जाते हैं। फिर होता है एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि करके दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं साइंस में जो बच्चे नहीं कर सकते, जैसे कोई एक्टिविटी खतरनाक है, आग से रिलेटेड है ना, वो बच्चे को करने में दिक्कत होगी तो वो टीचर दिखाता है और बच्चे उसको देख करके सीखते हैं। जैसे ब्रेड में फफूंदी लग जाती है, तो माइक्रोस्कोप से दिखाएंगे उसको, जो चीज़ें सब स्टूडेंट नहीं कर सकता वो। फेफड़ों को नाप कर पता लगाना, हवा अंदर लेते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, सिकुड़ते हैं, इसका दिखाना बच्चे को ऑनलाइन। कुछ हानि क्या होती है इसकी कि बच्चे खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, हाँ टीचर आपने टेबल पे ये सब चीज़ें दिखा रहा है और बच्चे पीछे वाले को नहीं दिखता, आगे वाले अगर खड़े हो जाते हैं तो। और ये कि पीछे के बच्चे बात करने लगते हैं, अगर उन पर अटेंशन नहीं देंगे तो पीछे वाले बच्चे क्या करेंगे, बात करेंगे, आप पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, उन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो। फिर है डिस्प्ले एंड एग्जीबिशन, ये सब टॉपिक आपके सिलेबस में हैं तो आप देख लीजिए, मैं आइडिया दे रही हूँ यहाँ से आपको। फिर है बच्चे जो जो चीज़ें अच्छी बनाते हैं, चार्ट फाइल आदि, इनको डिस्प्ले करना चाहिए। बच्चे को मोटिवेट करना बाहर की क्लास के बच्चों को, ताकि वो भी सीखें, है ना। वो सारी चीज़ें दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट को भी दिखाना कि वो भी अपने टाइम में ये सारी चीज़ें बनाएंगे। इसे बाहर लगाएं, देखने वालों की जानकारी बढ़ेगी, जो देखेगा उसको भी नॉलेज मिलेगी, जानने की इच्छा बढ़ेगी, जिज्ञासा होगा, अच्छा काम करेंगे बच्चे। बच्चे को अपनी चीज़ के बारे में खड़ा कर उसका व्याख्यान करवाएं। मतलब एक रूम ऐसे बना दीजिए अपने स्कूल में जहाँ बच्चे जो भी चीज़ें बनाते हैं उसका डिस्प्ले हो, और वीक में एक बार वहाँ पे बच्चों को ले जाया जाए, घुमाया जाए, दिखाया जाए कि क्या क्या चीज़ें दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट बना रहे हैं और आपकी क्लास ने क्या क्या चीज़ें मॉडल सब बनाए हैं, वो दिखाना। फील्ड विजिट होता है, बच्चों को आप एजुकेशनल एक्सकर्शन पे, पिकनिक पे लेके जाते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। टीचर को बताना हम क्या, फिर जैसे हमें पता होना चाहिए कि हम उस जगह पे क्यों जा रहे हैं, बच्चों को क्यों घुमाने लेके जा रहे हैं, वहाँ हमें क्या करना है, उनको बताना कि आपको क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, उस हिसाब से वो माइंड सेट बनाएंगे और जाएंगे। फिर प्लानिंग करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, हर ग्रुप के साथ बड़ा टीचर होगा ज़रूरी है। टीचर को सारे ग्रुप के को देखना होगा, मतलब हम बाहर जब घूमने जा रहे हैं, लंच में पूछो कि तुमने क्या क्या देखा, हाँ कि सब स्टूडेंट एक जगह घूमने के बाद एक जगह लंच कर रहे होंगे तो पूछना कि अच्छा तुमने वो वाला मॉडल देखा था, हम इस म्यूज़ियम में गए थे, इस म्यूज़ियम में आपने क्या क्या चीज़ें देखी, हाँ साइंस म्यूज़ियम अगर हम लेके गए हैं बच्चों को घुमाने के लिए तो तुमने कौन कौन सी चीज़ें देखी। और मतलब साइंस म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मतलब मैग्नेट और टेस्ट, इसको लेकर सब मॉडल बने हुए हैं। तो बच्चों से पूछना कि ये चीज़ आपने देखी, क्या सीखा, ये पूछते रहना, आपको पूरे पिकनिक के दौरान पूछना है, आके वहाँ से पूछना है। फिर नोट करो तुमने क्या देखा, रिपोर्ट बनाओ। फिर उस बच्चों को काम देना कि आपने जो पिकनिक में जो जो चीज़ें देखी उस पर रिपोर्ट बनाइए। अब देखिए, आपका कोई भी एक्सकर्शन का उद्देश्य होना चाहिए, आप योजना बनाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, चर्चा करेंगे और फीडबैक देंगे स्टूडेंट को हमेशा। फिर आता है प्रोजेक्ट्स।
प्रोजेक्ट्स में है कि खाने की चीज़ें लेना, फिर पानी में डालना, फिर पता लगाना कि चीज़ें ख़राब होती हैं, ये सब प्रोजेक्ट्स लिख कर देना। मतलब आप कोई चीज़ बच्चे को दे रहे हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि आपको बीज ही लगाना है, तो वो कितने दिन में बढ़ रहा है, पर डे की उसकी क्या क्या ग्रोथ है, उसको एक फ़ाइल में मेंटेन करना, ये सब प्रोजेक्ट वर्क्स हो गए जो थोड़े टाइम लें और जिसको रिटन फॉर्म में आप सबमिट करें। प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें क्या लाभ है, क्या निरीक्षण शक्ति का बच्चों का डेवलपमेंट होगा, और लॉस क्या है, टाइम ज़्यादा लेता है, दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। मतलब पर्टिकुलरली टीचर होना चाहिए ये सब गाइड करने के लिए। फिर यूज़ ऑफ, ये भी आपके सिलेबस में है, यूज़ ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस। ये कम्युनिटी रिसोर्स का यूज़ करके आप कैसे बच्चे को ईवीएस पढ़ा सकते हैं। अब क्या करें, यूज़ देखो, कम्युनिटी का को महसूस कराना कि ये स्कूल तुम्हारा है और तुम्हारी जिम्मेदारी है। समाज को बताना कि ये स्कूल आपका और आपकी ज़िम्मेदारी है। हमारे स्कूल में किसी चीज़ की कमी हो रही है तो बाहर के लोग डोनेट कर दें कुछ, जैसे जैसे चेयर्स नहीं है तो कोई अगर शिफ्ट हो रहा है आपके आसपास में, उसने उसका घर का सामान वेस्ट है तो वो स्कूल में डोनेट कर सकता है, तो आपके स्कूल में वो चीज़ यूज़ हो जाएंगी। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के फादर जो हैं माली हैं, तो वो बच्चे को आके स्कूल में दिखा सकते हैं कि कैसे पेड़ पौधा लगाया जाता है, हाँ, कैसे पानी देना चाहिए, खाद कैसे डालनी चाहिए, वो आके सिखा सकते हैं। अगर किसी के फादर पोट मेकिंग करते हैं, कुम्हार हैं, तो वो आके बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे पोट्स बनाए जाते हैं, हाँ। तो इस तरीके से जब आप बच्चों के पेरेंट्स को जो उनकी खासियत है उसको स्कूल में लाके शो करने के लिए कहते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए कहते हैं, तो वो आप कम्युनिटी का यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखिए कितने सारे आइडियाज़ आप इसमें लिख सकते हैं। फिर भौतिक संसाधन का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हम पब्लिक पार्क, बैंक, पोस्ट ऑफिस में लेके जाके बच्चों को बता सकते हैं प्रोसेस की, किस तरह से लेटर लिखना चाहिए, पोस्ट कैसे करना चाहिए, फिर कैसे चिट्ठी आती है, वो सब। आर्थिक संसाधन, अमीर आदमी से बच्चों को गिफ्ट दिलवाना, मतलब आर्थिक संसाधन, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो डोनेट करना चाहते हैं स्कूल में, तो हम स्कूल की हमारी जिम्मेदारी है कि हम बताएंगे कि हमारे स्कूल में ये चीज़ें कम हैं, या ये स्टूडेंट ब्रिलियंट्स हैं, इनको आप अगर आप थोड़ा सा भी हेल्प कर देंगे इकोनॉमिकली तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेंगे, तो हम इस तरीके से भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। फिर मनुष्य, हम खुद जो है ना, जो टीचर खुद होता है वो एक बहुत बड़ा संसाधन है। अगर कोई टीचर रिटायर हो गया है, सीट खाली है आपके स्कूल में, आप उनको बोल सकते हैं कि आप अपने फ्री टाइम में आके प्लीज़ पढ़ा दीजिए स्टूडेंट्स को। कोई डेंटिस्ट है, माली, जैसे मैंने आपको बताया कि इन लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं स्कूल में कि आइए और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। देखिए उसके बाद यहाँ पे इसमें पाठ्यक्रम बनाने से पहले उद्देश्य बनाए। अब आपका सिलेबस है, सिलेबस, करिकुलम, पाठ्यक्रम हो जाएगा आपका कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और मूल्यांकन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जब आ जाएंगी आपकी तो आपका पाठ्यक्रम हो जाएगा सिलेबस। सिलेबस में यूनिट होते हैं, लेसन होते हैं। देखो कैसे सिलेबस में हो गया कि मेरे पास इतने इतने ये सब टॉपिक्स हैं मुझे पढ़ाने हैं, उसके हिसाब से हम लेसन्स बनाते हैं, और लेसन्स कुछ यूनिट्स में डिवाइड होते हैं कि ये यूनिट 1 है, यूनिट 1 इस चीज़ के ऊपर बात करती है और इस चीज़ के ऊपर मैंने 3 लेसन बनाए हुए हैं। यूनिट 2 इस चीज़ पे बात करती है और मैंने इसके लिए ये लेसन्स बनाए हुए हैं। तो ये ऐसे करके आपका फिर सारे सब्जेक्ट्स का ऐसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री का हो जाता है, तो ये पूरा आपका पाठ्यक्रम बन जाता है ना, सबको मिला के। तो इसी में देखते हैं। और यूनिट प्लानिंग क्या होती है, यूनिट प्लान होता है कि 1 महीने के लिए आपको कोई यूनिट दी है और उस यूनिट में 3 लेसन्स हैं, तो आपने एक यूनिट के बारे में लिख दिया कि ये चीज़ें जो है मेरी ये यूनिट डिस्कस करती है। फिर आप उसका एक लेसन प्लान बनाते हैं कि मेरी फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट लेसन है उसका आप लेसन प्लान बनाएंगे, फिर फर्स्ट यूनिट में सेकंड लेसन है उसका लेसन प्लान बनाएंगे, फर्स्ट यूनिट में जो थर्ड लेसन है उसका लेसन प्लान बनाएंगे, है ना। देखिए पूर्व ज्ञान आवश्यक है, हम जो भी बच्चे को पढ़ाएंगे, जो अधिगम दे, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, हमारा यूज़फुल होना चाहिए और जॉयफुल होना चाहिए, जो बच्चे की आयु वर्ग और योग्यता के अनुसार होना चाहिए। अब इसमें बोला है कि अगर बच्चों को समझ नहीं आया तो क्या होगा, बर्डन होगा, और ऐसे बर्डन इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा उसके दिमाग पे, तो उसका उपयोग करें यूज़फुल जो होगा। जब हम उसे उसके पास के दैनिक जीवन में जोड़कर चीज़ों को पढ़ाएंगे तो वो जल्दी उसको लेता है। इस यूनिट के क्या उद्देश्य हैं ये हमें पता होने चाहिए। व्यवहारगत जो
उसके व्यवहार में, जैसे मैंने आपको बताया है कि व्यवहारगत उद्देश्य होते हैं जो हम बिहेवियर में उसके चाहते हैं देखना, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जो हम देखना चाहते हैं बच्चे के बिहेवियर में, वो स्पेसिफिक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर लेसन से रिलेटेड है। और सामान्य उद्देश्य पूरे उस सब्जेक्ट का होता है। इसमें ही है स्मार्ट, यहाँ बोला है कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव्स हो, जो यूनिट प्लान हो, वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, आपका जो ऑब्जेक्टिव है अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंडेड हो। अब ये देखिए, ये आप ऐसा जो है लिख सकते हैं अपनी उसमें, है ना, ऐसा आप लिख सकते हैं अपने पेपर में, ऐसा क्लासिफाई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डायग्राम्स का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद इसी को आप स्पेसिफाई, मतलब कि एक्सप्लेन कर दीजिए कि स्पेसिफिक है ये बताता है, मेजरेबल ये बताता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो मैं मेजर कर सकूँ, अटेनेबल हो कि मैं उसको अटेन कर सकूँ, प्राप्त कर सकूँ, रियलिस्टिक हो मतलब वो चीज़ें जो मैं उस चैप्टर से चीज़ें पढ़ाऊँगी वो रियलिस्टिक हों, ये ना कि हवा में बातें हो रही हों। टाइम बाउंडेड हो कि ये ऑब्जेक्टिव जो है बच्चा इतने टाइम में सीख जाएगा। वो सब आपको जितना ज़्यादा डायग्राम का यूज़ करके पढ़ाना, मतलब अपना आंसर दोगे उतना अच्छा है। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यूनिट प्लानिंग में होता है कि पार्ट एक यूनिट ये है, तो यूनिट में पार्ट 1 में मैं ये चीज़ें पढ़ाऊँगा। फिर मतलब यूनिट प्लानिंग में हम लेसन की हल्की हल्की डिटेल्स देते हैं। एक यूनिट प्लान को किस प्रकार पढ़ाना है उसकी योजना को यूनिट प्लान कहते हैं। एक यूनिट को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ यूनिट्स डिवाइडेड होती हैं, यूनिट 1 2 3 4, और उसमें कुछ लेसन्स होते हैं। तो मेरी पहली यूनिट ये है और उसमें हर जो भी लेसन है 4-5 उनके बारे में हल्का हल्का आपने बता दिया। फिर सेकंड यूनिट ये है और उसके लेसन के बारे में आपने हल्का हल्का बता दिया। तो बस वो होगी आपकी यूनिट प्लानिंग। उसका टेबल आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि ऐसा उसका टेबल बन जाएगा, है ना, ऐसा टेबल बनेगा उसका। उसके बाद क्यों बनाए, आवश्यकता क्यों है। अब यूनिट बनाने की ज़रूरत क्यों है, सामान की तैयारी करने के लिए कि अगर मुझे इस लेसन में नींबू की ज़रूरत है कि क्या तैरा क्या डूब गया, उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए नींबू की ज़रूरत है, तो मैं नींबू पहले से रख लूँ अपने पास, है ना। समय को कितना टाइम लगेगा किस लेसन में, वो पता करने के लिए मुझे यूनिट प्लान बनाना ज़रूरी है। फिर मूल्यांकन की विधि तैयार करना कि मैं किस किस मेथड से बच्चे का एवेल्यूएशन कर सकती हूँ इस लेसन में, तो वो बनाने के लिए भी आपको यूनिट प्लान की ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट आप देखिए पाठ योजना। पाठ योजना पर्टिकुलर आपके पाठ की होती है, जो कि आपको पैटर्न पता है कि कहाँ आपको नाम सब लिखना होता है, सब कुछ ये सब आपको पहले से बताया गया हुआ है। सेम जैसे बाकी सब्जेक्ट में आपका लेसन प्लान बन रहा है, सेम वही है। तो वही पुनर्वलोकन, गृह कार्य हमेशा देना, थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए आपका। ड्राइंग दे दो उस चीज़ से रिलेटेड, कुछ खोजने के लिए दे दो उसको कि अच्छा चलो आप घर पे ये चीज़ें ढूंढ के बताना। जैसे पत्ते का एक लेसन है तो आप अलग अलग पत्ते इकट्ठा करिएगा और बताइएगा कि आपने कौन कौन से पत्ते को लिया है, उसको पेस्ट करिएगा। ऐसे कुछ क्रिएटिव वर्क्स उनको होमवर्क में हमेशा देना चाहिए आपको, ताकि बर्डन ना लगे बच्चे को। फिर माइक्रो टीचिंग होती है। माइक्रो टीचिंग वो होती है जो आपका पर्टिकुलर किसी स्किल को डेवलप करने के लिए किया जाता है। माइक्रो टीचिंग के ऊपर पूरा एक वीडियो है, आप वहाँ देख के इसको अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें आपका स्टिमुलेट से हाव भाव के साथ बच्चों को पढ़ाना, इलस्ट्रेशन होता है कि ठीक समय पर सही उदाहरण देकर उसको पढ़ाना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों के माध्यम से बच्चे को पढ़ाना, ब्लैक बोर्ड राइटिंग का यूज़ करके लेसन को पढ़ाना। इन सब जो स्किल्स हैं इनका यूज़ करके आप लेसन्स को पढ़ाते हैं अपनी क्लास में। तो वही है, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पूरा एक वीडियो है 10-15 मिनट का, जिसमें मैंने आपको यूनिट माइक्रो टीचिंग जो है एक्सप्लेन की है, जिसमें कि आपकी एक प्रैक्टिस होती है। आपकी हर एक स्किल को अलग अलग करके इसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन जब भी आप क्लास में जाते हैं तो आपकी सारी स्किल एक साथ आ जाती हैं और फिर आप किसी लेसन को पढ़ा रहे होते हैं अपने बच्चों को, है ना। फिर नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण की पाठ योजना की तरह ही सारे पॉइंट, जैसे नाम, डिटेल, उद्देश्य, ये मैंने आपको बता दिया। फिर है एनवायरनमेंट एज अ रिसोर्स टू द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ ईवीएस। कह रहा है कि इन्वायरमेंट को कैसे आप एक रिसोर्स, जो पर्यावरण है उसको एक रिसोर्स की तरह यूज़ करके आप ईवीएस कैसे पढ़ा सकते हैं।
हर चीज़ साइंस में पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ये सब ईवीएस का ही तो पार्ट है। उसको रियल लाइफ में दिखा कर के हम जो है इसकी टीचिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए वो सब इसके अंदर आपके आ जाएंगे कि आपको क्या तैरा क्या डूबा हो गया, फिर सजीव निर्जीव, ये सारी इन्वायरमेंट में लाइव दिखा के, लाइव एग्जांपल्स दिखा के बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप एनवायरनमेंट एज अ रिसोर्स मतलब संसाधन की तरह आप यूज़ कर रहे हैं। जब एक्चुअल इन्वायरमेंट में लेके जाके बच्चों के जो भी आपको देखना है आपका लेसन कौन कौन से ईवीएस में, उस लेसन को बता दो कि आप इन्वायरमेंट से कैसे रिलेट करके पढ़ाओगे बच्चों को। हाँ, तो वो टॉपिक्स यहाँ पे आएंगे, आपको इसके पॉइंट्स बनाने होंगे। अब एक है खेल यूनिट 3 में होगा आपका कि खेल का यूज़ करके कैसे पढ़ाना है। तो जैसे नाक कान होते हैं, ऐसा नहीं कि उन जानवरों के नाम लिखो जिनके कान बाहर होते हैं, नाक दिखाई देती है, ये सब तो वो बच्चा सर्च करेगा। फिर 3 पेड़ के चित्र काट कर बच्चा का कर पेड़ पूरा करे, मतलब आपने पिक्चर बना दी पेड़ की, वो नहीं होता जिक्सा होता है, इसकी शेप को काट देना और फिर अलग अलग रख देना और फिर बच्चा जोड़ के एक पेड़ पूरा क्रिएट कर लेगा। ये गेम्स करवा सकते हैं। चिड़िया उड़ गेम जो होता है, चिड़िया उड़, भालू उड़, तो भालू नहीं उड़ता, तो इससे भी बच्चों को पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ें उड़ती हैं कौन सी नहीं उड़ती हैं ना। तो ये गेम के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा दे रहे हैं। फिर आयतन, तो ये तो मैथ्स में हो जाएगा। पानी पर शीश ऊपर कूदना, ऊपर नीचे फिर पानी, ये जो है मैथ्स का टॉपिक हो जाएगा ये। फिर मछली को पकड़ना, मछली फिश का मतलब खुद से आप बना सकते हैं ये कि एक साइड चुंबक लगा के और यहाँ मछली आपने बना दी, उस मछली पे भी चुंबक है और फिर आप मछली पकड़ रहे हैं ऐसे, है ना। तो जिस पे आप बोलेंगे कि आपको कोई एनिमल दे दिया आपने कि ये शेर है, शेर का फूड आपको ढूंढना है, तो आप ढूंढेंगे यहाँ पे, आप चिट्स बना देंगे शेर के फूड वाली, उसमें आप चुंबक लगा देंगे और फिर बच्चा उस वाली स्टिक्स को अपना ये इस स्टिक्स के थ्रू उसी वाले स्टिकर को उठाएगा। तो ये गेम भी हो गया और बच्चे को पता भी चल गया कि कौन सा एनिमल क्या चीज़ें खाता है, कैसे खाता है वो सब। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका इन्वायरमेंट एज अ रिसोर्स टू द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ ईवीएस। सेम वही है, इन्वायरमेंट एक रिसोर्स की तरह यूज़ करना। जैसे पेड़ों के बारे में पढ़ाना, फिर ये कपड़े कैसे सूखे, जानवरों को पढ़ाना, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें दिखाना और फिर उसके थ्रू पढ़ाना उसको। फिर आता है बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब आपकी जो स्कूल क्लासरूम में आपका जो बोर्ड्स हों उस पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी हो, बाकी क्लास के बाहर 1 2 3 लिखा हो, काउंटिंग्स लिखी हो दीवालों पर। दीवालों को ऐसे यूज़ करना कि बच्चा दीवालों को भी देखे तो कुछ ना कुछ सीख जाए। आप प्लस माइनस के सम वहाँ पे आपने ड्राइंग कर दी है, बच्चा कैलकुलेशन सीख जाए, टेबल्स लिखे हुए हैं, बच्चा वहाँ से देखकर कभी भी मतलब चलते फिरते कभी नज़र पड़ेगी तो कभी ना कभी तो वो पढ़ेगा ही उन सब चीज़ों को, और जब पढ़ लिया उसने तो उसके दिमाग में कुछ तो जाएगा ही। तो बिल्डिंग को आपको ऐसे बनाना है कि बच्चा सीख जाए। बहुत सारे चार्ट पेपर्स लगाइए, उसको बच्चों को पढ़ाइए भी, दिखाइए भी कि देखो इसमें क्या क्या बातें हो रही हैं इस पिक्चर में, ये सब। स्कूल की बिल्डिंग ऐसी हो कि बच्चे उसे देखकर कुछ सीखें, दीवारों पर चार्ट पेपर पर बने चित्र आदि को देखकर पर्यावरण से सीखें। एक्टिविटी, खाद कैसे बन रही है, पर्यावरण चीज़ों को बच्चों से ऑब्जर्व करवाकर अपने रिसोर्स का निर्माण करना, दीवार को कौन कौन से मॉडल चार्ट आदि से हमारा रिसोर्स पूल, ये सब। टीचिंग, कम लागत में आसपास के चीज़ों से जहाँ खुद से आप बनाएंगे अपने TLM से रेत घड़ी बना सकते हैं आप, चार्ट पेपर तो आप नॉर्मल बना ही सकते हैं, मॉडल्स। थर्मल, ये जो मॉडल है ये आपका, ये फेफड़ों वाला है, कैसे हवा अंदर जाती है तो हमारे जो लंग्स हैं वो फूल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, वो सब का मॉडल बनाना है। पिक्चर, रियलिस्टिक, बात को स्पष्ट करने में हेल्प करती है कोई पिक्चर, अगर आपकी हेल्प कर रही है तो आप वो पिक्चर बनाइए। फिल्म्स, मूविंग चीज़ों को दिखाने के लिए, पाचन की क्रिया को अगर आपको दिखाना है तो आप मूवी दिखा सकते हैं। मूवी मतलब कोई वर्किंग मॉडल दिखा देना आपको, जैसे एनिमेटेड वीडियोस होती हैं वो दिखा दो आप कि कैसे पच रहा है खाना। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर एडेड लर्निंग का मतलब हो जाता है कि कंप्यूटर पर कोई चीज़ आप दिखा रहे हैं स्टूडेंट को और सिखा रहे हैं। तो EVS में कोई भी चीज़ जो आप नहीं क्लासरूम में करा सकते उसका वीडियोस दिखा दीजिए कंप्यूटर पे।
जैसे यही रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, वो सब चीज़ें आप वीडियोस के थ्रू दिखा सकते हैं। कंप्यूटर का यूज़ हो गया उसमें। फिर कलेक्शन में बच्चों को कलेक्शन करना सिखाना, सिक्कों का कलेक्शन करना, कॉइन्स का, बीज का, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना उसको बताइए। कॉन्सेप्ट मैप बताती हूँ आपको क्या होता है। कॉन्सेप्ट मैप होता है कि मैंने एक चीज़ को रखा सेंटर में और उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें मैंने उसको बता दी कि जो इस सोर्सेज क्या होते हैं वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वाटर हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, स्टेट कौन कौन सी स्टेट हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट में आपको वाटर मिल जाता है, आप वाटर का यूज़ क्या करते हैं। फिर ये वाटर एनिमल कौन से हैं, मतलब जो जीव पानी में रहते हैं। तो मैं एक ही चीज़ को जब मैपिंग के थ्रू आप पढ़ा रहे हैं कि इस वाटर से मैंने उसके वाटर की प्रॉपर्टीज़ बता दी, मैंने ये बता दिया कि स्टेट कौन कौन सी होती है वाटर की, तो इस कॉन्सेप्ट मैप को आपको बच्चों को सिखाना है। और मैं यही बोल रही हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट मैप बना के अपने आंसर्स को देना है। ये डायग्राम बता दिया आपने, यहाँ इसी डायग्राम से आपके आंसर को मैंने क्लियर समझ लिया और मैं आपको मार्क्स दे दूँगी, है ना। तो वही काम आपको भी करना है, आपको इंटेलिजेंट तरीके से अपने आंसर को सामने प्रेजेंट करना है, ताकि आपके आंसर्स को रीड इतना ना किया जाए, आपके डायग्राम्स ही उस बात को क्लियर कर दे। फिर समझाने के लिए आप संबंधित सारी जानकारी देने लग जाते हैं उस टॉपिक की। आपको ये याद रखनी है थीम कौन कौन सी आपकी इन्वायरमेंट ईवीएस की बुक में, परिवार और मित्र, भोजन, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, पानी, और इन सब को यूज़ करते हुए आपको मतलब जो भी लेसन है ना इनका एग्जाम्पल दीजिए, इन सब का एग्जाम्पल दीजिए क्लास में और अपने पेपर में, और बच्चे उससे रिलेटेड बच्चे से क्या क्या एक्टिविटी आप करा सकते हैं उसको भी हल्का हल्का बताइए। और वहाँ पे ना ऐसे अंडरलाइन कीजिए, अगर मैंने कोई एक्टिविटी लिखी है तो मैं उसको वहाँ पे अंडरलाइन करूँगी, पेंसिल से अंडरलाइन कर दो ताकि नज़र पड़ जाए एग्जामिनर की। फिर जैसे परिवार है, परिवार वाला टॉपिक है तो मैं परिवार बना सकते हैं, परिवार के प्रकार, कार्य, खेल, उसको आपने दिखा दिया मैपिंग के थ्रू। मैपिंग क्यों ज़रूरी है, अगर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित चीज़ें बता रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट की पूरी जानकारी के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट मैप का यूज़ करेंगे। कि उससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी है तो हमने डायग्राम के थ्रू बता दिया कि देखो इसको हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। अब ईवीएस किट का मतलब कि आप ईवीएस को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी किट का यूज़ कर सकते हैं। टीचर खुद बना सकते हैं, बच्चे से बनवा सकता है, गुब्बारे, सुई, कंचे, इन सब का यूज़ करके आप सस्ती सी ईवीएस की किट बनाइए और बच्चों को जो भी टॉपिक आप समझाना चाहते हैं वो समझा दीजिए। हाई प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी हाई लेवल का होता है, इससे बच्चे में अनुमान लगाने की जो एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ये पूरा था आपका ईवीएस का टॉपिक, जो 2 वीडियोस में मैंने कंप्लीट कर दिया। अच्छे से एग्ज़ाम देना, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स का यूज़ करिए, एग्जाम्पल्स दीजिए, उसे हाईलाइट करिए, बस इतना ही बोलूँगी। अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना फर्स्ट ईयर में ईवीएस का। और भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी टॉपिक में, आप नाम लिखिए, क्या चीज़ उसमें समझनी है वो लिखिए, ताकि मैं उसको शॉर्ट में आपको क्लियर करवा सकूं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।